मेरा एक छोटा-सा बुटीक था। मैं औरतों के कपड़े सिलाई करती थी। एक दिन एक आदमी आया और कहने लगा कि मेरी पत्नी बहुत मोटी है। तुम्हें मेरे घर चलकर उसका नाप लेना होगा। मैं तुम्हें इस काम के मुंह मांगी रकम दूंगा। भारी रकम का नाम सुनकर मैं भी तैयार हो गई और उस आदमी की पत्नी का नाप लेने चल पड़ी। लेकिन जैसे ही मैंने उसकी पत्नी को नाप ली तो मेरी चीखें निकल गई, क्योंकि वह तो मेरा नाम हसीना है। मैं इस समय दुबई में रह रही हूँ। मेरी उम्र 26 साल की है। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। आमदनी बहुत नहीं थी, फिर भी गुजर-बसर हो जाया करती थी। मगर पिछले कुछ दिनों से एक आदमी मेरे घर आ रहा था। वह कह रहा था कि मैं उनकी पत्नी का एक ऐसा सूट सिलाई करूँ, जिसे पहनकर वह बहुत ही खूबसूरत लगे। लेकिन मैं ये काम बिल्कुल भी करना नहीं चाहती थी। क्योंकि जब से मैंने उसे देखा था, मैं ठीक से सो भी नहीं पाई थी और ना ही उस औरत को अपने दिमाग से निकाल पाई थी। लेकिन वह आदमी हर हफ्ते लगातार आ रहा था, मुझसे अपनी पत्नी के लिए सूट सिलवाने। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं पिछले 3 साल से दुबई में रह रही थी। वहां रहकर अपना पेट पालना बहुत ही मुश्किल था। यहाँ मैं सिलाई कढ़ाई करके अपना पेट पालती थी। कमाने वाला भी कोई नहीं था। वह बहुत ही अमीर आदमी था। उसकी शान-ओ-शौकत बहुत ही दुबई में, हर कोई उसके आगे सर झुकाता था। मगर सोचने वाली बात यह भी थी कि यहाँ मुझसे ज़्यादा तजुर्बे वाले और भी लोग हैं, जो कमाल के कपड़े सिलाई करते थे। फिर ना जाने क्यों वह आदमी मेरे पीछे ही पड़ गया और ऐसा पिछले कुछ महीने से पहले से ही शुरू हुआ था। मेरे पास वैसे तो ज़्यादा काम नहीं था। मैं सारा दिन ग्राहकों का इंतज़ार करती थी और बड़ी ही मुश्किल से हफ्ते में 1-2 ग्राहक ही मिलते थे। मुझे अपने घर का किराया निकालना भी बहुत मुश्किल हो गया था। यहाँ दुबई मुझे धोखे से लाया गया था। मैं शादी के बाद अपने पति के साथ खुशी-खुशी यहाँ आई थी, लेकिन फिर मेरा पति 15 दिन बाद ही मुझे छोड़कर जाने कहाँ चला गया। मेरे लिए वह दिन जैसे कयामत के दिन थे, जब मैं 7 समुंदर पार दिन-रात अपने पति को ढूँढती फिरती रहती थी। मैं बहुत रोई थी उस दिन। मेरा पति खाना लेने चला गया था, वह लौट कर नहीं आया। मैं भूखी-प्यासी पूरा दिन अपने पति का इंतज़ार करती रही। मेरे पास मोबाइल नहीं था और ना ही मेरे पास पासपोर्ट था। दुःख तो इस बात का था कि पति कोई अनजान नहीं था, बल्कि मेरे पापा के दोस्त का बेटा हमारा पड़ोसी ही था। मेरे माता-पिता के इस दुनिया से जाने के बाद अब्बास अंकल ने ही मुझे पढ़ाया-लिखाया है और मेरी परवरिश भी की थी। और उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। अब्बास अंकल मुझसे बहुत प्यार करते थे, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे की शादी भी मुझसे ही करवा दी थी। मेरा पति शादी से पहले दुबई में ही रहता था। वहाँ पढ़ने के लिए गया था और फिर वही जॉब भी करने लगा। अब्बास अंकल ने बड़ी मुश्किल से उसे इंडिया बुलाया था। अब्बास अंकल के पास काफ़ी दौलत थी। अंकल ने अपने बेटे से कहा कि वह मुझसे शादी कर ले, पर उसने मना कर दिया और कहने लगा, मैं पढ़ा लिखा हूँ और मैं अपनी पसंद की लड़की से ही शादी करूँगा। मैं किसी गाँव की गँवार को अपनी पत्नी नहीं बना सकता। यह सारी बातें मैंने छुप कर सुन ली थी। उस वक़्त मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इस घर से कहीं दूर चली जाऊँ। ना ही मैं यहाँ रहूँगी और ना ही अंकल अपने बेटे को मजबूर करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये सोचकर रुक जाती कि मेरा और कोई सहारा भी तो नहीं था। मेरे लिए सबसे सेफ जगह यही थी, क्योंकि आजकल समाज में जैसा चल रहा है, उसे देखकर तो मेरी हिम्मत ही ना हुई घर से अकेले बाहर जाने की। मुझे अंकल और उनके बेटे पर भरोसा था, क्योंकि आज तक उन दोनों ने मेरे साथ कोई बदतमीजी भी नहीं की थी। अपने दोस्त की बेटी को अपनी बेटी की तरह ही पाला-पोसा था। इसलिए मुझे यही रहना था और अंकल के हर फैसले के सामने मुझे झुकना था। लेकिन दूसरे के सामने खुद को जलील होते देखना बहुत ही मुश्किल काम होता है। पर मैं अंकल को इनकार करके उन्हें दुखी नहीं कर सकती थी।
फिर अंकल ना जाने कैसे अपने बेटे को समझाए, वह मुझसे शादी को मान गया। मुझे उसकी आँखों में अपने लिए नफ़रत दिखाई देती थी, कहीं भी उसके दिल में मेरे लिए जगह नहीं थी। जब मैं उसके सामने होती, मेरा दिल करता था कि मैं उसकी नज़रों से दूर हूँ, पर मेरे बस में कुछ भी नहीं था। मैं बस खामोशी से आँसू बहा लेती थी। शादी से 2 दिन पहले मैं हिम्मत करके अब्बास अंकल के कमरे में चली गई। अंकल मुझे देखकर हैरान हुए और मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ? सब तो ठीक है ना? तब मैंने अंकल से कहा कि आप अपने बेटे पर जुर्म ना करें। आप मुझे ज़बरदस्ती उनके साथ मत बाँधो। पर अंकल ने मेरी बात नहीं मानी और कहा कि शादी को उसे तुमसे ही करनी पड़ेगी, वरना हर चीज़ से वह हाथ धो बैठेगा। और तुम परेशान मत हो, मैंने तुम्हारा पक्का इंतज़ाम किया हुआ है। वह तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। अंकल की बात सुनकर मैं सर झुकाकर वापस चली गई। मैं उनसे बहस नहीं कर सकती थी, बस ऊपर वाले से प्रार्थना ही कर सकती थी। और मैं हमेशा एक अच्छे जीवन साथी की कल्पना कर रही थी। अगले दिन शादी थी। मैं दुल्हन बनी, बहुत खूबसूरत लग रही थी और शादी भी अच्छे से संपन्न हो गई और मुझे मेरे पति के कमरे में पहुंचा दिया गया। सब कुछ बहुत ही खूबसूरत था। मेरा दिल जाने क्यों डर रहा था और लग रहा था कि कहीं पति मुझे धोखा ना दे दे। लेकिन फिर जो हुआ, मैं हैरान रह गई। वह कमरे में आया और मुझे देखकर हैरानी से मुझे देखता रह गया। शायद वह मेरी खूबसूरती देखकर दंग रह गया था। अगले ही पल मेरे पास बैठ चुका था। उसने मोहब्बत से मेरा हाथ थामा और कहा कि तुम बहुत खूबसूरत हो। मेरी जिंदगी में जैसे खुशियाँ लौट आई। मैं जैसे जिंदा हो गई थी। मेरे पति ने मुझे स्वीकार कर लिया था। उसके प्यार ने मुझे खास बना दिया था। अगली सुबह मेरे चेहरे पर पहले जैसी खुशी ने अब्बास अंकल को संतुष्ट कर दिया था और सब कुछ अच्छा होने लगा। पति को दुबई वापस जाना था। आज अंकल ने उसे जाने से मना कर दिया था। मेरे हैरत के इम्तिहान नहीं रहे जब मेरे पति ने मुझे साथ ले जाने को कहा। अंकल मुझे नहीं भेजना चाहते थे, पर मेरा पति जिद पर आ गया और कहने लगा कि मैं अपनी पत्नी को यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता, उसे साथ लेकर जाऊंगा। मैं तो जैसे हवा में उड़ने लगी और फिर आखिरकार अंकल को मानना ही पड़ा और शादी के 2 महीने बाद ही मैं अपने पति के साथ दुबई आ गई। यहाँ पति ने मुझे एक छोटे से घर में रखा था। मैं हैरान होती थी कि मेरे पति इतने आम से घर में रह रहा था। यहाँ आकर वह बिजी हो गया था। वह सुबह जाता और रात को वापस आता, तो मुझसे ज्यादा बात भी नहीं हो पाती थी। ना जाने क्यों वह मुझे बदला बदला सा लगने लगा था। दिन भी यहाँ बहुत ही मुश्किल से गुजर रहे थे। उसने अभी तक मुझे फोन भी नहीं दिलाया था और फिर 15 दिन बाद ही जुम्मे के दिन वह नाश्ता लेने आ गया और वापस लौट कर न आया। सुबह से शाम हो गई। मैं परेशान रही। मेरी निगाह उसके इंतजार में खड़ी रही, पर वह नहीं आया। ना मुझे उस शहर का पता था, ना ही गली का। मैं तो पिछले 15 दिनों से बाहर भी नहीं निकली थी। मैंने अपने पति का सामान देखा, तो सामान भी गायब था और मेरा पासपोर्ट भी गायब था। मैं बैठकर रोने लगी। मैं और कुछ भी नहीं कर सकती थी। मुझे पहले डर लग रहा था कि कहीं मेरे पति के साथ कोई हादसा ना हो गया हो, पर जब पति का सामान भी गायब देखा, तो दिल कट कर रह गया। क्या मैं इस काबिल थी? मुझे यहाँ पर लाकर ऐसे छोड़ दिया जाए? अकेले में उस दिन दहाड़े मार मार कर रोई। मैं जान गई थी कि पति वापस नहीं आएगा, पर मैं भला क्या कर सकती थी? घर में इतना खाने का सामान भी नहीं था। यह तो भला हो साथ वाले घर का, जिनके बच्चों का फुटबॉल इस घर के आंगन में गिर गया था, जहां मैं रह रही थी। और उस दिन शायद मैं भूख से ही मर जाती अगर वह बच्चे अपनी माँ के साथ फुटबॉल उठाने न आते।
ये लोग भी इंडिया से थे। मैंने मुश्किल से उन्हें अपनी कहानी सुनाई। वह औरत मेरे लिए खाना लाई। उसने मेरा ख्याल रखा। भूखे रहने की वजह से मैं बीमार पड़ गई थी। शायद इसी घर में गुमनाम मौत मर जाती अगर यह लोग ना होते। फिर इस फैमिली ने मुझे यहाँ रहने में मदद की। मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे। उस औरत ने मुझसे पूछा कि तुम्हें कौन सा काम अच्छा लगता है। तो मैंने बताया कि मुझे सिलाई कढ़ाई का शौक है। बस फिर उसने मुझे एक छोटी सी दुकान खुला दी जहाँ मैं कपड़े सिलाई करने लगी। काम बहुत कम था। मुश्किल से गुजारा होता था। मकान का मालिक समय पर किराया मांगने आ जाया करता था। मेरा ज्यादा खर्चा नहीं था, पर यहाँ रहना ही मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और फिर एक दिन एक आदमी मेरी दुकान पर आया और कहने लगा, मेरी पत्नी का नाप लेना है। उसका एक महंगा सूट सिलाई करवाना है। मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं वैसे तो किसी के घर नहीं जाती थी। वहाँ सब अपना काम करवाने मेरे पास ही आते थे। पर उस आदमी ने मुझे 3 गुना ज्यादा पैसे देने को कहा। मैं सोच में पड़ गई। यह मुझे ज्यादा पैसे क्यों देगा? मैंने उस आदमी को इंतजार करने को कहा और फौरन अपनी पड़ोसन के पास, जो अब मेरी अच्छी सहेली बन गई थी, मैंने उस आदमी की सब बात बताई कि वह मुझे अपने घर चलने को कह रहा है। मेरी पड़ोसन ने कहा कि वह आदमी तो पूरे शहर में सबसे अमीर आदमी है। उसका काफी बड़ा बिजनेस है। सभी इसे जानते हैं। तो इनकार मत करो, चली जाओ उसकी पत्नी का नाप लेने। मैंने भी सोच लिया था कि अब उसकी पत्नी का नाप तो लेना ही है। मैं उस आदमी के साथ उसके घर गई। उस आदमी का घर बड़ा आलीशान था, यानी वह आदमी बहुत ही अमीर था। पर जैसे ही मैंने उसकी पत्नी को देखा, तो मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। उस आदमी ने कहा था कि उसकी पत्नी मोटी है, और उसकी पत्नी कितनी मोटी होगी, यह तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। उसके जिस्म से मांस लटक रहा था और उसका चेहरा इस कदर भयानक था कि मेरी चीख निकल गई। शायद उसका चेहरा जला हुआ था। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी औरत नहीं देखी थी। मैं डर कर घबरा गई, वहीं से वापस भाग आई और उस रात मैं सो नहीं पाई। मुझे हैरत हो रही थी। वह आदमी खुद बहुत अच्छी शक्ल का मालिक था और अमीर भी बहुत था। फिर उसने ऐसी पत्नी क्यों रखी हुई थी? क्या वह अपनी पत्नी से मोहब्बत करता था, या फिर उसकी भी मेरे पति की तरह कोई मजबूरी है? मेरी समझ में कुछ न आया। पूरा हफ्ता लगा मुझे उस औरत को अपने दिमाग से निकालने में। मगर फिर रविवार वाले दिन वह आदमी फिर से मेरे पास आया, तो मैं उसे देखकर हैरान हो गई। उसका यही कहना था कि अगर मेरी पत्नी का नाप ले लो, वह तुमसे अपने कपड़े सिलाई करवाना चाहती है। मैंने उस आदमी को साफ-साफ इनकार कर दिया, पर वह हर हफ्ते आने लगा और मिन्नतें करने लगा। मुझे समझ नहीं आया कि वह मेरे पास ही क्यों आता है। उस आदमी ने कहा कि तुम्हें हर हफ्ते मेरी पत्नी का एक सूट सिलाई करना है, और मैं तुम्हें उसके बदले बहुत पैसे दूंगा। तुम बस मेरी पत्नी के ही कपड़े सिलाई करो, तो तुम मालामाल हो जाओगी। उसकी बातें मेरे लिए फायदेमंद थी। थक हार कर मैंने उसके साथ जाने का सोच लिया। वैसे भी मेरे पास काम की कमी थी। महीना खत्म होने वाला था। मुझे घर का किराया भी देना था। खैर, मैं दिल पर पत्थर रखकर दोबारा उसके साथ उसके घर चली गई। उसकी पत्नी को देखकर मेरा दिल कांपने लगा। जाने वो ऐसी क्यों थी? उसकी सारी चमड़ी जली हुई थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उसका नाप लिया। उसमें से अजीब सी बदबू आ रही थी। यह सोचकर मेरा दिमाग घूम गया कि यह आदमी ऐसी औरत के साथ कैसे रहता है। नाप लेने के बाद मैं उसके घर से तेजी से निकल आई। मैं ज्यादा देर वहां नहीं रह सकती थी। जैसा सूट उसने मुझसे सिलाई करने को कहा था, उसे बनाने में मुझे पूरा 1 हफ्ता लगा। 1 हफ्ते के बाद शाम को वो आदमी सूट लेने आ गया। उसने मुझे एक सूट के इतने पैसे दिए कि मैं हैरान रह गई। उसने मुझे दूसरा सूट सिलाई करने को कहा और यह भी कहा कि दोबारा नाप ले लो।
इस बार मैं खुशी-खुशी चली गई क्योंकि वह आदमी मुझे अच्छे खासे पैसे दे रहा था। इस बार भी मैं नाप लेकर वापस आ गई और सूट सिलाई कर दिया। उसने मुझे डबल पैसे दिए। उसके साथ काम करते हुए मुझे 2 महीने गुज़र गए थे। अब मैं काफ़ी संतुष्ट थी। अब मुझे पैसों की टेंशन नहीं होती थी। हाँ, पर अचानक कभी-कभी अपने पति का ख़्याल आ जाता था और घर तो मुझे हमेशा ही याद आता था। मैं हिंदुस्तान वापस जाना चाहती थी, पर मेरे पास कोई ज़रिया ही नहीं था। उस आदमी की एक-एक बात मुझे बहुत परेशान करती थी कि वह आदमी मुझे हर सूट के लिए नया नाप लेने को क्यों कहता था। मुझे कभी-कभी उस पर शक भी होता, पर उस दिन मेरे होश उड़ गए जब नाप लेते वक़्त मेरी नज़र उसकी पत्नी की गर्दन पर पड़ी और कुछ अजीब-सा महसूस हुआ। मैं उसकी पत्नी से पूछना चाहती थी, पर वह कभी मुझसे बात नहीं करती थी। उसकी गर्दन पर कुछ अजीब-सा लगा हुआ था, जबकि बाकी की बॉडी ठीक थी। वहाँ जला हुआ, थोड़ा लटका हुआ मांस था। मुझे कुछ समझ नहीं आया। उससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछती, वह मेरी तरफ पलटी और एक कागज़ की चीट मेरे हाथ में पकड़ा दी। वह बहुत डरी हुई थी। तभी वह आदमी अंदर आ गया। पहले वह नाप लेते वक़्त जमकर वहीं खड़ा रहता था, पर शायद अब वह मुझ पर एतबार करने लग गया था। इसलिए कुछ देर के लिए बाहर चला गया। उस वक़्त मेरा दिल बड़ी तेज़ी से धड़क रहा था, जैसे कोई मैंने चोरी की हो। मैं नाप लेकर तेज़ी से वापस आ गई। वापस आकर मैंने जब उस शीट को खोला कर देखा तो हैरान आ गई। उस पर एक नंबर लिखा हुआ था। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि किसका नंबर है और उसकी पत्नी ने मुझे क्यों दिया था। मैं काफ़ी देर सोच-विचार करती रही और फिर पड़ोसन के घर चली गई। वहाँ जाकर मैंने उस फ़ोन नंबर पर नंबर मिला दिया। किसी मर्द ने उठाया था। मैंने डर कर फ़ोन बंद कर दिया। कुछ देर बाद उसने वापस फ़ोन किया। इस बार मैंने जब फ़ोन उठाया तो कोई अजनबी था जो मुझसे कह रहा था कि मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ। यह सुनकर मेरे पसीने छूट गए और जब मैं बाहर निकली तो वाक़ई वर्दी पहने एक आदमी खड़ा था। उसका आधा चेहरा छुपा हुआ था। उसने मुझे देखते ही कहा कि ज़रूरी बात करनी है, अंदर चलो। मैं उसे लेकर घर के अंदर आ गई और फिर उसने जो कहानी मुझे सुनाई, उसे सुनकर मैं हैरान रह गई। वह एक एजेंट था जो किसी मिशन पर था और वह मिशन उस आदमी के खिलाफ था। मैं हैरान थी कि वह आदमी तो बहुत अच्छा इंसान था। लोग उसे बहुत पसंद करते थे, पर असल बात तो कुछ और ही थी। वह आदमी लड़कियों के ज़रिए स्मगलिंग करता था। जिस लड़की को अपनी पत्नी ज़ाहिर करता था, वह उसकी पत्नी नहीं होती थी, बल्कि वह लड़कियों को नकली मांस से मोटा बनाता था, ताकि अंदर वह स्मगलिंग का सामान डाल सके और चेहरे पर जला हुआ मांस होता था, जो बिल्कुल असली लगता था। हर बार अलग-अलग लड़की होती थी, पर वह इस तरह तैयार करता कि पहचानना मुश्किल था और उनके ज़रिए वह आदमी लोगों के जिस्म के अलग-अलग हिस्सों की स्मगलिंग करता था। वह लड़की ने मुझे नंबर दिया था। वह भी एजेंट थी, जो मुश्किल से वहाँ तक पहुँची थी। उस एजेंट ने मुझसे कहा कि तुम उस आदमी को पकड़ने में हमारी मदद करो। तुम्हें बस यह करना है कि इस बार जब तुम नाप लेने जाओ, तो उस लड़की को तुम्हें फ़ोन देना होगा। मैं सुनकर डर गई। पहले मैंने इनकार करना चाहा, तो उस आदमी ने कहा कि उस हैवान को पकड़ने में हमारी मदद करो, वरना वह ये घिनौना काम जारी रखेगा। वह एजेंट मुझसे इसलिए मदद मांग रहा था क्योंकि उस आदमी के घर तक सिर्फ मैं ही पहुंच सकती थी। मैंने इस आदमी से कहा कि मैं एक शर्त पर तुम्हारी मदद करूंगी और फिर उसने मेरी शर्त मान ली। जब मैं अगली बार नाप लेने गई तो छुप कर फ़ोन ले गई और वह फ़ोन उस लड़की के हवाले कर दिया जिसकी मैं नाप ले रही थी। यह सब मैं बड़ी सफाई से करती थी।
इस काम के बाद उस एजेंट ने मुझे अपनी शर्त के मुताबिक हिंदुस्तान भिजवा दिया। सुनने में आया था कि वह आदमी पकड़ा गया। अंकल बीमार हो चुके थे। उन्हें मेरे पति ने मेरे मरने की खबर दी थी, हालांकि मैं जिंदा थी। मुझे देखकर आज अंकल रो पड़े और फिर अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी, जो उन्हें अपने बेटे के नाम करनी थी। मेरे पति को जब यह खबर मिली तो वह वापस आ गया और अब यहाँ की मालकिन मैं थी। मेरे पति ने मुझसे माफी मांगी और बहाना बनाने लगा, पर ऐसे आदमी पर मैं अब दोबारा विश्वास नहीं कर सकती थी। मैंने उससे तलाक ले लिया और खाली हाथ रह गया वह। अब मैं अपनी पर अब मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीती हूँ। मैंने बहुत कुछ झेला है था अपने पति को के छोड़ जाने पर। अब और कुछ बर्दाश्त करने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। आगे ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।